अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस समय ये पूरी बुक मैं करवा चुकी हूँ। अब इसका लास्ट प्रैक्टिस पेपर मतलब प्रीवियस ईयर्स पेपर चल रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2009 असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 29/11/2009 को। तो छत्तीसगढ़ में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जल्दी होने वाली है। संभवतः अगले महीने में इसके विज्ञापन आ जाएंगे और हिंदी में बहुत अच्छी संख्या है, लगभग 172 पद हैं स्वीकृत हैं वहाँ पर। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने रिश्तेदारों, अपने साथियों में और एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? इसका पहला प्रश्न है, निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 बनाया गया है। ए अंग्रेजी अंक, बी यूनानी अंक, सी विदेशी अंक, डी अंतर्राष्ट्रीय अंक। तो इसका उत्तर होगा डी। अंकों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 को अंकों को अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली में शून्य को मिलाकर कुल 10 अंक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली संसार की सर्वाधिक प्रचलित अंक प्रणाली है। दूसरा प्रश्न है, निम्न उदाहरणों में अर्थ परिवर्तन का कारण बताइए। एक, आपका दौलत खाना कहाँ है? बी, दो, श्रीमान किन अक्षरों को सुशोभित करते हैं? तीसरा, कैसे कृपा की? चौथा, मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। और पांचवा, मेरा गरीब खाना वहीं है। इसका ए है प्रशंसा प्राप्ति के लिए, बी नम्रता प्रदर्शन के लिए, सी डर प्रवृत्ति के लिए, या डी चिढ़कर। तो इसका उत्तर होगा बी। उक्त उदाहरणों में अर्थ परिवर्तन का कारण नम्रता प्रदर्शन है, क्योंकि वह वाक्य में आपका, श्रीमान, कृपा, पवित्र, गरीब खाना आदि शब्दों के द्वारा विनम्रता प्रकट हो रही है। तीसरा प्रश्न, निम्न शब्दों में ध्वनि परिवर्तन का क्या कारण है? पहला, मुकुट से मयूर, दूसरा नुपुर से नेऊर, और तीसरा मुकुल से बऊर। ए समीकरण, बी उष्मीकरण, सी स्वर विषमीकरण, डी स्वर विपर्यय। इसका उत्तर होगा सी। उक्त में ध्वनि परिवर्तन का कारण स्वर विषमीकरण है। समीकरण का उल्टा विषमीकरण है। जब दो निकटस्थ समान ध्वनियों में से एक बदल जाए तो उसे विषमीकरण कहते हैं। इसके भी स्वर और व्यंजन तथा फारोगामी पश्चगामी भेद होते हैं। स्वर विषमीकरण, पहला फरोगामी विषमीकरण, पुरुष पुरिस, तिलक टिकली। और पश्चगामी विषमीकरण, मुकुट का मऊर, बकुल का बऊर, नुपुर का नेऊर। चौथा प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? ए हरियाणवी, दक्षिणी, कौरवी, बी मैथिली, मगही, ब्रज, सी छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, डी मालवी, बुंदेली, भोजपुरी। इसका उत्तर होगा सी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी, जबकि हरियाणवी दक्षिणी, कौरवी, बुंदेली, ब्रज पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। मैथिली, मगही, भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है तथा मालवी राजस्थानी हिंदी की बोली है। पांचवा प्रश्न है, देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, कैसे? ए स्वर पहले बाद में व्यंजन, बी स्वर व्यंजन साथ साथ, सी अनुनासिक बीच में, डी महाप्राण के बाद अल्पप्राण वर्ण। इसका उत्तर होगा ए। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। इसमें स्वर पहले तथा व्यंजन बाद में आते हैं। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी की प्राचीन रूप का विकास हुआ।
जिसे प्राचीन नागरी देवनागरी कहते हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट ने 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में हुआ है। देवनागरी, 6वां प्रश्न है, देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है। अंग्रेजी जैसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं हैं। अंग्रेजी के मूक वर्ण कौन कौन से हैं? ए है हाफ एवं नाइफ, हाफ का एल एवं नाइफ का के। बी है कैट का सी, जग का जी। सी है फर्स्ट में आर और 8 में जी एच। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर होगा ए। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है। अंग्रेजी जैसे मुख वर्ण देवनागरी में नहीं है। अंग्रेजी के मुख वर्ण हाफ में एल तथा नाइफ में के मुख वर्ण है। चौथा प्रश्न है, अर्थ संकोच क्या है? ए बातचीत करने में कतराना और चुप रहना। बी श्रोता गलत अर्थ ग्रहण करता है। सी कालांतर में नाम बदल देना। डी पहले सामान्य और व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द कालांतर में विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। इसका उत्तर होगा डी, पहले सामान्य और व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द कालांतर में विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है, तो उसे अर्थ संकोच कहते हैं। जैसे मृग, पहले मृग सभी पशुओं के लिए प्रयुक्त होता था, कालांतर में यह केवल हिरण के लिए प्रयुक्त होने लगा। 8वां प्रश्न है, जिसके माध्यम से राज कार्य होता है। कचहरियों का काम सरकारी आदेश, सूचनाएं और विज्ञापन, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार हो, वह कौन सी भाषा कहलाती है? ए राष्ट्रभाषा, बी आम भाषा, सी जन भाषा, डी राजभाषा। इसका उत्तर होगा डी, जिसके माध्यम से राज कार्य होता है। कचहरियों का काम सरकारी आदेश, सूचनाएं और विज्ञापन, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार हो, वह राजभाषा कहलाती है। 9वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं? तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, भलाई। इसका उत्तर होगा ए फारसी से, बी तुर्की से, सी अरबी से, डी पुर्तगाली से। तो इसका उत्तर होगा ए, हिंदी भाषा में तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, भलाई आदि शब्द विदेशी भाषा फारसी से आए हैं, जबकि अमीर, इमारत, इस्तीफा, औलाद, कुर्सी, किताब अरबी भाषा से तथा कैंची, उर्दू, कालीन, कुली, तोप तुर्की भाषा से एवं आलपीन, अलकतरा, आलमारी, चाबी, बाल्टी, तंबाकू विदेशी भाषा पुर्तगाली से आए हुए शब्द हैं। 10वां प्रश्न, देशज का क्या अर्थ है? ए ग्रामीण क्षेत्र के शब्द, बी निराधार शब्द, सी अपने देश में उत्पन्न जो शब्द न विदेशी हैं न तत्सम हैं और न तद्भव हैं, डी संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द। इसका उत्तर होगा सी, देशज का अर्थ है अपने देश में उत्पन्न जो शब्द न विदेशी हैं न तत्सम है न तद्भव हैं, जैसे लोटा, डिबिया, खिड़की, चिड़िया, जूता आदि। 11वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीर गाथा काल तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया? ए आदिकाल, बी सिद्धकाल, सी चारण काल, डी अपभ्रंश काल। इसका उत्तर होगा ए, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीर गाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया, जबकि आदिकाल को अन्य नाम सिद्ध एवं सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन ने चारण काल, ग्रियर्सन ने तथा अपभ्रंश काल कपिल कुलश्रेष्ठ ने दिया। 12वां प्रश्न, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ए मुक्ति, बी ज्ञान, सी प्रेम, डी समाज सुधार। तो इसका उत्तर होगा बी, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है। संत कवियों में एक भक्त, युग चिंतक और प्रखर व्यक्ति के रूप में कबीर का स्थान अन्यतम है। कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साखी, शबद और रामायणी। 13वां प्रश्न, कबीर ने आलोचक, सुधारक
पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? ए चेतावनी, बी कुसंग, माया, कनक, कामिनी और कपट। बी है मंदिर, मस्जिद, राम रमैया। सी है ब्रह्म, जीव, माया, स्त्री। डी है रूप, दाम्पत्य, प्रेम, ठगिनी। इसका उत्तर होगा ए कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट आदि विषयों का उल्लेख किया है। 14वां प्रश्न, किस समीक्षक ने शब्दों को जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? शब्दों किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इसका उत्तर होगा डी, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर के प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। यह कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था। 15वां प्रश्न, जागव जे हरि कौ भजो, मोह मनि मोहि आस, हरि बिचि घात अंतरा, माया बड़ी विशास। उक्त पद में माया को विश्वासघातिनी क्यों कहा गया है? ए माया स्त्री है, बी माया धन लिप्सा उत्पन्न करती है, सी माया लोभ प्रवृत्ति रखती है, डी माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अंतर डाल देती है। इसका उत्तर होगा डी, जागो जे हरि, माया बड़ी विशास। उक्त पद में माया को विश्वासघातिनी इसलिए कहा गया है क्योंकि माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अंतर डाल देती है। 16वां प्रश्न, भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? ए अन्योक्ति, बी शब्दालंकार, सी सादृश्य मूलक अलंकार, डी रूपकातिशयोक्ति। इसका उत्तर होगा सी, भ्रमर गीत सार में सादृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता है। भ्रमर गीत सार सूरदास द्वारा रचित सूरसागर में संकलित है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी। 17वां प्रश्न, भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? ए गेय पद में, बी कूट पद में, सी संस्कृत पद में, डी कहावत में। इसका उत्तर होगा बी, भ्रमर गीत सार के कूट पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। 18वां प्रश्न, भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? ए विप्रलंब काव्य, विप्रलंब होना चाहिए, विप्रलंब काव्य, बी मुक्त काव्य, सी उपालंब काव्य, डी श्रृंगार काव्य। इसका उत्तर होगा सी, भ्रमर गीत श्रृंगार रस का उपालंब काव्य है। भ्रमर गीत में गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। 19वां प्रश्न, शुंभ निशुंभ कुंभीश रण केसरिणी क्रोध वारिश अरविंद बोरे। उक्त पंक्ति में शुंभ निशुंभ कौन है? दो राक्षस हैं, दो अश्व हैं, दो मत वाले हाथी हैं या डी दो रुद्र हैं? तो इसका उत्तर होगा ए, शुंभ निशुंभ कुंभरीश रण केसरिणी क्रोध वारिश अरविंद बोरे। उक्त पंक्ति में शुंभ निशुंभ दो राक्षस हैं। 20वां प्रश्न, विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? ए सख्य भाव, बी आत्म भाव, सी प्रेम भाव, डी दास्य भाव। इसका उत्तर होगा डी, विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ का प्रमुख रस शांत रस है। तुलसीदास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम आज्ञा प्रश्न, कवितावली, हनुमान बाहुक, रामलला नहछु, बरवर रामायण आदि। 21वां प्रश्न, निम्न पद में किसकी स्तुति की गई है? काल, अतिकाल, कलिकाल, व्यालादि, खग, त्रिपुर मर्दन, भीम कर्म भारी, सकल लोकांत कल्पांत, सुलाग्रकृत दिग्गज व्यक्त, गुण नृत्यकारी। ए युद्धरत राम, बी क्रुद्ध राम, क्रुद्ध ब्रह्मा, सी महाकाल, डी भैरव रूप शिवा। इसका उत्तर होगा डी,
काल अतिकाल कलिकाल व्यालादि खग त्रिपुर मर्दन भीम कर्म भारी सकल लोकांत कल्पांत सुलाग्रकृत दिग्गजा व्यक्त गुण नृत्यकारी। उक्त पद में भैरव रूप शिवा की स्तुति की गई है। यह पंक्ति तुलसी कृत विनय पत्रिका से उद्धृत है। खोए दही बुद्धि सोए गई सुधी रोए हंसै यज्ञ है। ए हरण बी उन्माद सी विषाद डी प्रमाद। इसका उत्तर होगा बी। खोए दई बुद्धि सोए गई सुधी रोए हंसे उन्माद यज्ञ हैं। 23वां प्रश्न रिक्त स्थान भरिए। भारे ते साज लो निहारती बावरी ने कुन हारती। ए घन ओर बी घटाघोर सी कानन ओर डी इकटक। इसका उत्तर होगा सी। भारे ते साज लो कानन ओर निहारती बावरी ने कुन हारती। 24वां प्रश्न है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल का नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सी सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। डी श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। इसका उत्तर होगा डी। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। कहीं कहीं वीर रस की रचनाएं भी प्राप्त होती हैं, परंतु अधिकता श्रृंगारिक रचनाओं की ही है। श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? ए श्रद्धा को काम वासना की भावना अधिक थी। श्रद्धा में काम वासना की भावना अधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। बी श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। श्री श्रद्धा कमनीय अत्यधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। डी श्रद्धा में कामनाओं की अधिकता थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। इसका उत्तर होगा बी श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी कहा जाता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। 26वां प्रश्न भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, बी शतपथ ब्राह्मण के 18वें अध्याय में, सी छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में, डी ऋग्वेद के 8वें अध्याय में। इसका उत्तर होगा ए भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। 27वां प्रश्न है रिक्त पंक्ति लिखिए। कहा आगंतुक ने स्नेह हार बैठे जीवन का दांव जीतते मरकर जिसको वीर। ए प्रिय क्यों बन गए इतने अधीर। बी क्यों हो इतने अधिक अधीर। सी न हो इतने अधिक अधीर। डी अरे तुम इतने हुए अधीर। इसका उत्तर होगा डी। कहा आगंतुक ने सस्नेह अरे तुम इतने हुए अधीर हार बैठे जीवन का दांव जीतते मरकर जिसको वीर। अतः उक्त काव्य पंक्ति का विकल्प डी अरे तुम इतने हुए अधीर द्वारा रिक्त पंक्ति पूर्ण हो रही है। 28वां प्रश्न है रिक्त पंक्ति लिखिए। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार डैश मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। ए छरहरी काया उन्मुक्त, बी मनमोहक काया मधुयुक्त, सी एक लंबी काया उन्मुक्त, डी अधरों में बहता रसगुप्त। इसका उत्तर होगा सी हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। उक्त काव्य पंक्ति में विकल्प सी एक लंबी काया उन्मुक्त द्वारा रिक्त पंक्ति पूर्ण हो रही है। ये कामायनी की पंक्तियां हैं। 29वां प्रश्न है शशि के इसमें भी रिक्त पंक्ति लिखनी है। शशि के विद्युत कण जो व्यक्त विकल्प बिखरे हैं हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त।
यहाँ पे डैश है, इसका ए होगा तपस्विनी ममत्व भरी हो जाए, बी विजयिनी मानवता हो जाए, सी जग करुणा कलिक बन जाए, डी जग में शक्ति संचार हो जाए। इसका उत्तर होगा बी शक्ति के विद्युत कण जो व्यक्त विकल बिखरे हो निरुपाय समन्वय उनका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। अतः उक्त काव्य पंक्ति विकल्प बी विजयिनी मानवता हो जाए द्वारा रिक्त पंक्ति पूर्ण हो रही है। 30वां प्रश्न, कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। ए अज्ञेय विवर, बी पंत परिवर्तन, सी निराला कल्पांतर, डी मुक्ति बोध गरल दंत। इसका उत्तर होगा बी मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर खिल अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। उक्त पंक्ति के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। यह पंत द्वारा रचित परिवर्तन नामक कविता से उद्धृत है। 31वां प्रश्न है, पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? ए छायावादी, बी प्रगतिवादी, सी प्रयोगवादी, डी हालावादी। इसका उत्तर होगा बी पंत की ताज कविता प्रगतिवादी भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। 32वां प्रश्न है, रिक्त पंक्ति लिखें और कविता का नाम लिखें। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर। अब यहाँ पर रिक्त है पंक्ति। ए है कैसी शीतल है दिवा पहर परिवर्तन, लिपटी है लता सिहर सिहर नौका विहार, बलुकणों से भरा नहर ताज, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर नौका विहार। इसका उत्तर होगा डी साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। उक्त पंक्ति पंत द्वारा रचित कविता नौका विहार से उद्धृत है। इस प्रश्न पत्र में बहुत सारे कविताओं से ही दे दिया है पंक्तियों को पूर्ण करने के लिए, इसलिए जो भी सिलेबस में शामिल कविताएं हों जिन भी लेखकों को उसको पूरा पढ़ना बहुत आवश्यक हो गया है। रिक्त पंक्ति लिखिए। फिर 33वां प्रश्न है, एक थे नवाब फारस से मंगाए थे गुलाब, बाड़ी बाड़ी बड़ी बाड़ी में लगाए देशी पौधे भी उगाए थे, रखे माली कई नौकर। फिर यहाँ पर रिक्त पंक्ति लग रहा था। ए दूध भरा सफ़ेद फुड़हर, बी बहता हुआ झरना जर्जर, सी गजनबी का बाग मनहर, डी चलता हुआ रंगीन फव्वारा। इसका उत्तर है सी एक थे नवाब फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए देसी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनबी का बाग मनहर लग रहा था। उक्त पंक्ति विकल्प सी गजनवी का बाग मनहर रिक्त स्थान की पूर्ति कर रहा है। 34वां प्रश्न है, कविता और कवि का नाम लिखिए। रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृष्णधार, ए नौका विहार पंत, बी अंत सलीला अज्ञे, सी नदी के दीप अज्ञे, डी बादल राग निराला। इसका उत्तर होगा बी रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृष्णधार। उक्त पंक्ति के लेखक अज्ञे हैं तथा यह उनकी कविता अंत सलीला से उद्धृत है। 35वां प्रश्न, कवि और कविता का नाम लिखिए। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। ए ब्रह्म राक्षस मुक्ति बोध, बी भूल गलती मुक्ति बोध, सी यह दीप अकेला अज्ञे, डी कुकुरमुत्ता निराला। इसका उत्तर होगा बी इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। उक्त काव्य पंक्ति भूल गलती नामक कविता से उद्धृत है जिसके लेखक मुक्ति बोध हैं। 36वां प्रश्न, रिक्त पंक्ति लिखिए। खोजता हूँ पठार डैश पहाड़ डैश समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई डैश आत्म संभवा। ए होगा प्रेमाभिव्यक्ति के प्रकार, बी परम अभिव्यक्ति अनिवार्य, सी अखंड ज्योति दुर्निवार, डी निरंतर बहने वाला विचार। इसका उत्तर होगा बी खोजता हूँ पठार डैश पहाड़ डैश समुद्र, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभवा। उक्त काव्य पंक्ति में विकल्प बी परम अभिव्यक्ति अनिवार्य द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति हो रही है। यह काव्य पंक्ति अंधेरे में कविता से उद्धृत है। इसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। 37वां प्रश्न, किस कवि के समग्र काव्य में
छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं। ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी शिव मंगल सिंह सुमन। इसका उत्तर होगा सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं। 38वां प्रश्न, रिक्त पंक्ति लिखिए। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य डैश संगत पूर्व निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। ए उसकी चेतना का स्रोत, बी उसकी वेदना का स्रोत, सी उसकी आत्मा का श्लोक, डी पूर्ण रूप से सास रोक। इसका उत्तर होगा बी, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। उक्त काव्य पंक्ति विकल्प बी, उसकी वेदना का स्रोत द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति हो रही है। यह काव्य पंक्ति ब्रह्म राक्षस कविता से उद्धृत है। इसके लेखक मुक्तिबोध हैं। 39वां प्रश्न, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में। बी है 8 अक्टूबर 1880 को पटना के पास लमही नामक गांव में। सी है 3 जुलाई 1881 को प्रयाग के पास लसी नामक गांव में। डी है 31 जुलाई 1980 को कानपुर के पास लमसी नामक गांव में। इसका उत्तर होगा ए, प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम धनपत राय था। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। 40वां प्रश्न, गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दिन से क्या कहा? ए महाराज, घर में न गाय है, न बछिया है, न पैसा है, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। बी, पंडित जी, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, गरु गाय भी नहीं है, बस ये पैसे हैं, इसी का गोदान समझो। सी, भैया मेरी लाज रखो, भगवान ने हमारी नहीं सुनी, गाय गरु तो है नहीं, इन पैसों को ही गोदान समझो। डी, मालिक भगवान ने हमें कर्ज में ही रखा, जीवन भर गाय को तरसते रहे, अब अंतिम समय में न गाय है न बछड़ा, इन पैसों को गोदान मान लो। तो इसका उत्तर होगा ए, गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दिन से कहा, महाराज, घर में न गाय है न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। 41वां प्रश्न, निम्न संवाद किसने किससे कहा? मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी। ए, मेहता ने मालती से, बी, गोबर ने जूनिया से, सी, खन्ना ने मालती से, डी, होरी ने धनिया से। इसका उत्तर होगा बी, गोबर ने झुनिया से कहा, मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी। यह कथन प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से है। 42वां प्रश्न है, निम्न कथन किस पुस्तक का अंश है? ए, व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। ए, तमस, बी, मैला आचर, सी, गोदान, डी, गबन। इसका उत्तर होगा सी, व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। उक्त कथन गोदान पुस्तक का अंश है। 43वां प्रश्न, घरों के दरवाजे निम्न चित्रण किस उपन्यास में है? घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे, सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी डेहड़ियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। ये गोदान, बी, पढ़ती परिकथा, सी, मैला आंचल, डी, तमस। इसका उत्तर होगा डी, घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे, सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। उक्त चित्रण तमस उपन्यास में है। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं।
44वां प्रश्न है, कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? ए दिलोदानिश, बी बासंती, सी कड़ियाँ, डी तमस। इसका उत्तर होगा ए दिलोदानिश उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है। दिलोदानिश उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, समय सरगम 2000, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017, जबकि झरोखे, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। 45वां प्रश्न है, भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी मैग्सेसे, डी पद्मश्री। इसका उत्तर होगा बी भीष्म साहनी के उपन्यास तमस के लिए 1975 इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसी साल पंजाब सरकार ने इन्हें शिरोमणि लेखक पुरस्कार भी दिया। 46वां प्रश्न, तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ था? एनडीटीवी, बी आकाशवाणी, सी कलर्स चैनल, डी दूरदर्शन। इसका उत्तर होगा डी तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण दूरदर्शन में हुआ। साहनी के उपन्यास तमस पर निर्देशक गोविंद हिलानी ने 1988 में दूरदर्शन के लिए टीवी सीरियल तमस बनाया। यह बेहद लोकप्रिय हुआ था। इसमें ओम पुरी, दिया शाही, अमरीश पुरी, पंकज कपूर जैसे अभिनेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तमस हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित था। 47वां प्रश्न है, मैला आंचल की कथा कौन से क्षेत्र की है? ए रांची के निचले क्षेत्र की, बी पटना के समीप गांव, सी कोसी नदी के तटीय क्षेत्र, डी बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव। इसका उत्तर होगा डी मैला आंचल की कथा बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव क्षेत्र की है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं परती परी कथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि। 48वां प्रश्न है, किसने किससे कहा मैं फिर काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूंगा। एक गुसाई साहब ने लक्ष्मी से, बी प्यारू ने मौसी से, सी डॉक्टर प्रशांत ने ममता से, डी तहसीलदार ने कमला से। इसका उत्तर होगा सी डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा मैं फिर काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे, मैं साधना करूंगा। उक्त कथन फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास मैला आंचल से उद्धृत है। 49वां प्रश्न, मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? ए डॉक्टर प्रशांत, बी भगवान भगत, सी कालीचरण, डी बालदेव। इसका उत्तर है बी मैला आंचल में भगवान भगत पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है। मैला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, बालदेव, कालीचरण, कमली, ममता, बावन दास, लक्ष्मी, रामखेलावन, रामदास, सेवादास, डॉक्टर, तहसीलदार, वासुदेव आदि। 50वां प्रश्न, इस प्रश्न पत्र का मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? ए पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष का, बी अकाल और बाढ़ का, सी मेरीगंज में यौन शोषण का, डी ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। इसका उत्तर होगा डी मैला आंचल में ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का सफल चित्रण हुआ है। तो ये 50 प्रश्नों पर मैं इस पेपर को यहाँ पर विराम देती हूँ। इसके आगे 91 प्रश्न से अगले भाग में वीडियो बनेगी। ये इस पुस्तक का लास्ट पेपर चल रहा है। आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से संबंधित या कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।